सभी को प्रणाम। डे 31 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज है टाइटल शिशुओं के साथ सावधानी बरतें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चे के भावी पीढ़ी जो हमारे बच्चे होते हैं उनके नव निर्माण में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या किन संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे की प्रारंभिक देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनका गर्भाधान संस्कार कैसे होना चाहिए, गर्भ में उनका संस्कार कैसा होना चाहिए, गर्भ से आने के बाद उनका शुरुआत में देखभाल कैसे होनी चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि आदि चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक स्वाध्याय किया। आज है शिशुओं के साथ सावधानी बरतें। क्या है? उबड़ खाबड़ जंगलों में भी झाड़ियाँ उगी पाई जाती हैं और बहुत से टेढ़े तिरछे पेड़ भी होते हैं। उन सब पर दृष्टि डालने पर उनमें से ऐसे बहुत कम दिख पड़ते हैं जो किसी उपयोगी काम में आ सके। जलावन भर की वे आवश्यकता पूरी करते हैं। इसमें दोष जमीन का नहीं वरन उस उपेक्षा का है जिससे उनमें से किसी की देखभाल होनी संभव ना हो सकी। किसी ने सोचा भी नहीं कि यहाँ कुछ बोया उगाया जाना चाहिए। चिड़िया जहाँ तहाँ उड़ती फिरती है और बिट कर जाती है। इस बिट में कुछ दाने साबुत भी होते हैं, वे छितराए हुए पड़े रहते हैं और वर्षा की नमी पाकर उग आते हैं। जमीन में नमी सदा नहीं रहती। जो झाड़ झंकार इस किस्म के होते हैं कि बिना पानी के काम चला सके, धूप सर्दी बर्दाश्त करते हुए खड़े रहे, वे ही जड़ जमाए रहते हैं और ज्यों त्यों करके बढ़ते रहते हैं। सारा उजाड़ जंगल ऐसे ही अकरम बकरम से भरा रहता है। उसमें जंगली जानवर भी नहीं रहते क्योंकि चढ़ने के लिए न काम की घास होती है न पेड़ों की पत्तियां। अनगरों की यही स्थिति होती है। यहाँ पेड़ पौधे के माध्यम से, झाड़ झंकार के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे अनगर व्यक्तित्व भी होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। उसी तरह जैसे झाड़ झंकार होते हैं, न वो पशुओं के रहने लायक होते हैं, न पशुओं के चारा के रूप में काम आने लायक होते हैं और न उनका कोई उपयोगी हमारे जीवन में होता है। तो इस तरह से वही बताया जा रहा है कि कैसे झाड़ियाँ उगाती है और उनके बिना अगर उनको गढ़ा नहीं जाए, कहने का मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो उसी तरह अनगर व्यक्तित्व होते हैं। जब अनगर व्यक्तित्व होते हैं तो उसको देखा जाए तो हर तरह से उसकी उपेक्षा होती है, जैसे कि झाड़ झंकार की हम लोग करते हैं। उन बिहरों में कटीले पेड़ ही जिंदा रहते हैं जो उधर से निकलने वाले जानवरों या आदमियों को छठी का दूध याद करा जाते हैं। कितने ही जंगल ऐसे होते हैं जो वन विभाग के संरक्षण में पलते हैं। यूं सिंचाई निराई गुराई तो उनकी भी नहीं होती, पर ऐसा जरूर होता है जो जमीन की स्थिति और पौधे की उपयोगिता तथा पनपने की संभावना का अनुमान लगा सके। वन रक्षक उसमें क्या बोना उगाना चाहिए इसकी बुद्धि और सावधानी रखते हैं। इतने भर से उस क्षेत्र में अच्छा लगता है और उसका उत्पादन भी काम आता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जंगल तो होते ही हैं, जंगल होना भी जरूरी है क्योंकि हरे पेड़ पौधे होंगे तभी तो वातावरण में अनुकूलन बनी रहेगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़े से भी अगर उसकी देखभाल होती है तो जिस क्षेत्र की, जिस भूमि की जो विशेषता होती है, जिस एरिया की जो विशेषता होती है, उतने भर देखभाल से वो क्षेत्र जो है हरा भरा हो जाता है और जो भी वहाँ का उत्पादन करने लायक चीज़ होती है वहाँ से वो उत्पादित होने लगती है थोड़े से देखभाल के लिए, चाहे वो जंगल की जो भी क्वालिटी होती है यानी उस भूमि को होती है। इससे बढ़िया बात वही बनती है जहाँ किसी कुशल माली की देखभाल में फल फूल वाले पेड़ पौधे का बगीचा लगाया जाता है। नैनाभिराम भी लगता है, आमदनी भी देता है, जिसकी सूझबूझ ने काम दिया उसकी प्रशंसा भी करता है। पर वह सब होता है जब खाद पानी की जरूरत पूरी की जाती है और पशु पक्षियों से रखवाली भी की जाती है। ऐसा ना किया जा सका होता तो बगीचा, वन विभाग का उत्पादन और खरड़ खाबड़ के झाड़ झंकारों में कोई अंतर ना पाया जाता। इससे बढ़िया बात वही बनती है। बताया जा रहा है कि अगर कुशल माली रख ली जाए तो पेड़ पौधे को इस तरह से बगीचा की तरह बनाते हैं और आमदनी भी अच्छा देता है, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाद्य पदार्थ जब दिए जाते हैं तो उससे ना सिर्फ फल फूल पैदा होते हैं बल्कि पशु पक्षियों की भी वहाँ रखवाली हो जाती है, उन्हें भी आश्रय मिल जाती है। और इससे क्या होता है फायदा कि ऐसा ना किया जाए, अगर वो वहाँ ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, वो मतलब का चीज नहीं रह जाता है, यानी अनगर ही हो रह जाता है। प्रसंग यहाँ पर क्या है, संतानों उत्पादन का है। यहाँ विद्या मक्खी मच्छरों से लेकर कुकुर सुकुरों तक को आती है। वयस्क होते ही जीवित प्राणी और अनाचार की ओर उत्साहित होते हैं और प्रकृति उनकी उस श्रृंखलता को अनुशासन के रस्से में बांधने के लिए संतान का भार लाद देती है। उनके लिए यह कौतुक कुतूहल मात्र होता है
पिता पर चूंकि कोई भार नहीं पड़ता, इसलिए वह पल्ला झाड़ कर अलग खड़ा हो जाता है और तमाशा भर देखता है। माता के हृदय में प्रकृति ने करुणा भर दी है, वात्सल्य का स्वभाव दिया है। इसी आधार पर बच्चे का आरंभिक भरण पोषण हो जाता है, अन्यथा इस उत्पादन का जीवित रहना तक कठिन था। यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब देखा जाए तो प्रजनन का काम तो पशु भी कर लेते हैं, मक्खी मच्छर भी कर लेते हैं, और देखा जाए तो मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये प्रकृति, एक तरह से ये प्रकृति का मेन एम होता है कि जब हम इस तरह का कोई भी जीव जंतु हैं तो वो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो उनकी संतान तो होती ही है, लेकिन इसको कौतूहल नहीं मान लेना चाहिए। पिता का तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो भार नहीं समझता है। और माता के हृदय चूंकि करुणा से भरी होती है, तो वो चूंकि वो बच्चे को 9 महीने पालती है, तो कहीं न कहीं उसका वो मेन आधार होती है। तो बच्चे का आरंभिक भरण पोषण भी माँ से जुड़ा होता है, इसलिए बच्चे के पालन में माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्यथा इस उत्पादन का जीवित रहना कठिन होता है। अगर माँ भी अगर उपेक्षा कर दे तो वो अगर देखा जाए तो इस जीवित रहना कठिन होता है। अनगर लोगों का संतान उत्पादन इस प्रकार का होता है, इसे उबड़ खाबड़ के झान झंकारों की उपमा दी जा सकती है। निरुद्देश्य का प्रतिफल इससे अच्छा हो भी क्या सकता। प्रकृति की प्रेरणा से जन्मे और भाग्य भरोसे पल कर बड़े हुए इन बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। हवा के झोंके के साथ छितराए हुए जैसे भी संगति में पड़ जाए वैसे बन जाते हैं। इनमें से किसी बड़ी बात की आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो करते हैं गलत ही करते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही संतानोत्पादन करते चले जाए आदमी और उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, ऐसे ही अनगर की तरह उनको पालते चले जाएंगे, तो फिर ऐसे लोगों से कोई आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि बच्चे की प्रारंभिक देखभाल से लेकर शिशु की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। और जब तक ये हमारे अंदर समझदारी नहीं आएगी कि कम ही बच्चे हो लेकिन वो अच्छे हो। लेकिन क्या है, आज देखा जाए समाज में तो जनसंख्या विस्फोट किसी न किसी कारण से हो रही है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि हम ऐसा तो जनसंख्या विस्फोट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका देखा जाए तो कहीं न कहीं संतति को सुगर बनाने में इसका प्रभाव पड़ रहा है। पत्थर से अच्छी मूर्ति गढ़ने वाले और कागज पर बढ़िया तस्वीर बनाने वालों का छेनी हथौड़ी ब्रुश स्याही लेकर बैठ जाने से क्या काम बनने वाला है। इससे तो अच्छा खासा पत्थर और कागज भी बेकार हो जाएगा। इन सामान्य वस्तुओं को बनाने के लिए सालों प्रयत्न और अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा बगीचा लगाने वाली माली से पूछना चाहिए कि उसकी कल्पना कहाँ तक दौड़ी और मेहनत कितनी लगी। उसे परिपूर्ण सावधानी बरतनी पड़ती है, साथ ही प्रतिष्ठा दांव पर लगानी पड़ती है। बच्चे को सुयोग बनाने के लिए, स्वस्थ और सुसंस्कारी बनाने के लिए जनक और जननी दोनों को एक दूसरे से अधिक योग्यता का परिचय देना पड़ता है। इस संदर्भ में काम आने वाली योग्यता में सबसे अधिक है दिलचस्पी मन के मोदक फोड़ते रहने, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, मिनिस्टर बनाने के सपने देखने को नहीं कहते, वरन बच्चे के साथ बच्चा बनकर अपनी आदतें ऐसी बनानी दिखानी पड़ती है जिन्हें बच्चा आसानी से सीख सके और अपने स्वभाव का अंग बना सके। यही है वह मूल्य जो सुसंतति की आकांक्षा करने वालों में से प्रत्येक को चुकाना पड़ता है। यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि बच्चा बड़े से सीखते हैं, और बड़े सिर्फ ऐसा ना हो को अपनी वाचाल के द्वारा बोल कर प्रवचन के द्वारा उपदेश देकर उसे नहीं सिखा सकते। हम अपने बच्चे को अपने कर्मों के द्वारा उसे एक आदर्श पैदा करके उसको हम बतला सकते हैं, और हमारी जैसी आचरण होगी बच्चा वैसे ही सीखता है, खास करके माता पिता से। इसलिए बच्चे की देखभाल, शिशु की देखभाल में माता पिता दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा बच्चे के पास जनक और जननी ही होते हैं, उसके माता और पिता ही रहते हैं। तो हमें अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा बच्चे को पालने में वो कर्म के द्वारा दिखलाना होगा, ना कि सिर्फ उन्हें सिखलाने और कहने से होगा। बच्चा खाता तो है, पर उसे यह नहीं मालूम होता कि उसे क्या, कब और कितना खाना चाहिए। इसका निर्धारण करने के लिए विशेषतः माता को प्रवीण होना चाहिए, अपने और बच्चे के पाचन तंत्र का अंतर समझना चाहिए। इसलिए साथ बिठाकर वही नहीं खिलाने लगना चाहिए जो स्वयं खाते हैं। अपने मस्तिष्क में बालक के पाचन तंत्र तथा आयु की दृष्टि से उपयुक्त मात्रा में भोजन का सही और समुचित ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य एक सुशिक्षित नर्स का है।
माता को अपने बालक के संबंध में कम से कम यही भूमिका निभानी चाहिए। टट्टी और पेशाब नियत समय पर कराने की आदत कुछ नियमित रूप से डाली जाए तो समय कुसमय कपड़े खराब करने और झल्लाने की बिल्कुल ही आवश्यकता न पड़ेगी। स्वस्थ बच्चा 2 सप्ताह के होने के बाद ही मुस्कुराना चाहता है। यह अभिभावकों का काम है कि अपनी मुख मुद्रा वैसे ही बनाकर बार बार दिखाया करे ताकि वह नकल करना सीखे और अपना तथा अभिभावकों का चित्त प्रसन्न रखे। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे को समय पर खिलाइए, बच्चे को समय पर टट्टी पेशाब कराइए, बच्चे के सामने मुस्कुराइए, बच्चे के साथ बातें कीजिए, बच्चे के पाचन तंत्र का ख्याल रखिए, बच्चे को एक कुशल नर्स की तरह उसकी देखभाल करें तो बच्चा स्वस्थ रहने के साथ साथ उसकी जो कह सकती हैं कि आगे जो भी उसकी प्रोग्रेस होती है, चाहे स्वभाव के रूप में हो, चाहे उसके आचरण के रूप में हो, चाहे उसके सीखने की आदत के रूप में, वो स्वतः होता चला जाता है हमारे कर्म के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। तो इस तरह शिशु की देखभाल में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उसकी नवनिर्माण भी होते चली जाती है। तो शिशु के देखभाल में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, कैसे सुघर होकर करनी चाहिए, कैसे सांचे में हमें डालना है, उस सांचे के आकार क्या होने चाहिए, उस सांचे को क्या प्रारूप होनी चाहिए, ये हमारी यहाँ पर मुख्य भूमिका बनती है, हमारे उत्तरदायित्व बनती है। तो आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।